जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग चैप्टर लेके अमेजिंग पार्ट लेके रिएक्ट प्लस रेडक्स प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसके अंदर आपको कंप्लीटली रिडक्स का यूज बताया जाएगा एक प्रोजेक्ट के साथ, यानी कि हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो पोस्ट ऐसे ही नहीं दिखेगा, जब आप लॉगिन कर लेंगे तभी पोस्ट आपको दिखेगा। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया तो अब हमें यहाँ पर पोस्ट दिखेगा। अगर हम पोस्ट पे क्लिक करें, नोटिस करिए मैंने क्लिक किया, देखिए सारा पोस्ट लोड होगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे सारा प्रोडक्ट दिखेगा। कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कार्ड में जो भी डेटा होगा वो दिखेगा। लेकिन अगर हम लॉग आउट करके कार्ड पे क्लिक करें तो नोटिस करिए अब ये नहीं दिख रहा है और ना ही प्रोफाइल दिख रहा है यूजर का। जब यूजर लॉगिन करेगा तभी यूजर का प्रोफाइल यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए है ना, इस तरीके से परफेक्ट। ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे। रिडक्स प्लस रिएक्ट की हेल्प से हम इस चीज को हैंडल करना सीख रहे थे। तो लास्ट टाइम, यानी कि लास्ट टाइम हमने वीडियो के एंड में रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल किया था। रिडक्स प्लस रिडक्स टूल किट, रिडक्स जीएस टूल किट प्लस रिएक्ट हाइफन रिडक्स, इसको हमने इंस्टॉल किया था। अब उसी का सेटअप करना सीखेंगे और हम समझेंगे कि रिडक्स का यूज किस लिए करना है। जैसे हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, हमने उसको कंपाइल कर लिया है। यहाँ पर हम जब किसी भी तरह का इमेज का एसआरसी, जैसे मैंने ये यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करता था, मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, फिर से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यानी कि इसके ठीक नीचे एक और, ठीक है, अभी तक हमने इसका स्टेट हैंडल नहीं किया, यानी कि हमने सिर्फ लोकली स्टेट हैंडल किया था, ग्लोबल स्टेट इसका हैंडल नहीं किया गया है। ठीक है, तो लोकल स्टेट हैंडल करने का मतलब ये हो गया कि ये जो इमेज का यूआरएल है इसको हम सिर्फ इसी पेज में एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम व्यू वाले में चाहें, यानी कि यहाँ पर चाहें एक्सेस करना, तो वो एक्सेस नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने इसका जो है लोकल स्टेट हैंडल किया था। मैं आपको दिखाता हूँ कोड में, जरा प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए वीएस कोड में, यानी कि जो आपका सोर्स कोड है उसको वीएस कोड में ओपन करिए और इंडेक्स को ओपन करिए। देखिए कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से होम पेज, होम वाला फोल्डर, और होम के अंदर से इंडेक्स डॉट जेएसएक्स इस वाले फोल्डर को ओपन करिए। यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट किया था और एसआरसी में हमने यूआरएल को रखा था, इसकी हेल्प से, सेट एसआरसी की हेल्प से यहाँ पर यूआरएल को रखा था। इसी यूआरएल का यूज हो रहा है नीचे की तरफ इमेज को शो करने के लिए, यानी कि नीचे हमने यूज किया था ना यहाँ पर इमेज को शो करने के लिए। नोटिस करिए यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी आपने जो स्टेट है, यानी कि जो एसआरसी है उसका लोकल स्टेट हैंडल किया। अगर आप लोकल स्टेट हैंडल करेंगे एसआरसी का तो इस एसआरसी का यूज आप इसी पेज में कहीं पर भी कर पाएंगे। लेकिन इसी एसआरसी का अगर हम ग्लोबल स्टेट हैंडल करें तो इस एसआरसी का यूज हम इस व्यू इमेजेस वाले कंपोनेंट में भी कर पाएंगे। ठीक है, तो एसआरसी का यूज ग्लोबली कैसे होगा उसके लिए हमने रिडक्स जीएस टूल किट और रिएक्ट हाइफन रिडक्स इन दोनों लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था। ये जो दोनों लाइब्रेरी है इनका, यानी कि जो रिडक्स जेएस है उसका ऑफिशियल सपोर्ट है रिएक्ट जेएस का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिएक्ट जेएस के अंदर ही यूज कर सकते हो, आप एंगुलर के अंदर, व्यू के अंदर, यानी कि जितना भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है सभी के अंदर आप यूज कर सकते हो। इवन आप रिएक्ट नेटिव के अंदर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इस डेटा का, यानी कि जो इमेज का यूआरएल है इसका जो है ग्लोबल स्टेट हैंडल करेंगे। ग्लोबल स्टेट हैंडल करने का मतलब ये हो गया कि हम इस यहाँ पर, यानी कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर इसका स्टेट हैंडल करेंगे और लगभग सभी कंपोनेंट के अंदर, यानी कि जो हमारा वेबसाइट है उसमें हम सभी कंपोनेंट के अंदर उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि नोटिस करिए, मैं अपना जो प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने लॉग आउट किया, ठीक है, मैंने इस तरीके से लॉग आउट किया। अभी नोटिस करिए यहाँ पर वो लॉग आउट, यानी जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन था वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं लॉगिन में जाऊंगा इस तरीके से और यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया, नोटिस करिए प्रोफाइल पेज खुला। अभी मैं होम पे क्लिक करूंगा तभी ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करूं तभी ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करूं तब भी ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। और मैं कार्ड पे क्लिक करूं तब भी ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इसका ग्लोबल स्टेट हैंडल किया जा रहा है, तभी ये सभी जगह पे सेम दिख रहा है और इसका डेटा भी सभी जगह पे लगभग सेम दिख रहा है। ठीक है, इसका ग्लोबल स्टेट हैंडल किया गया है तभी ये सभी कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल है। तो सबसे पहले हमें सेटअप करना होगा रिडक्स का अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जिस तरीके से सेटअप करवाया जा रहा है उसी तरीके से करिएगा। हो सकता है कि आप पहली बार रिडक्स को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन 2-3 बार, जैसे हम अभी आगे जैसे जैसे काम करेंगे ना, वैसे वैसे अगर आप मेरे साथ काम करते जाओगे तो बिल्कुल आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहली बार किसी भी चीज को जब भी हम सीखने जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है समझने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी वीडियो के अंदर सब कुछ समझ जाएंगे, नहीं। जैसे जैसे हम काम करेंगे, क्योंकि हम इतनी बार रिडक्स पे काम करने वाले हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिडक्स के। तो पहला शुरुआत कहाँ से करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो सबसे पहला काम आपको, अगर आपके प्रोजेक्ट में रिडक्स का यूज है, तो सबसे पहला काम आप ये करिएगा, कम यानी कि जो एसआरसी फोल्डर होगा, जैसे आप रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हो तो एसआरसी फोल्डर जरूर होगा उसके अंदर। इसी के अंदर आपको, यानी कि जो एसआरसी फोल्डर है, इसके अंदर हमें एक नया फोल्डर बनाना है। लेकिन एक मिनट जरा, नया फोल्डर बनाने से पहले इंडेक्स के अंदर आ जाओ, यानी कि जो होम पेज के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है, इसके अंदर से कुछ कोड को हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें अब इसका जो है लोकल स्टेट नहीं हैंडल करना है, हमें ग्लोबल स्टेट हैंडल करना है। इसलिए इसको हटा दीजिए, ये जो कांस्टेंट था, और जहां पर सेट एसआरसी लिखा हुआ था यहाँ पर अलर्ट लिख दीजिए इस तरीके से, ताकि यूआरएल अलर्ट हो जाए। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना और यहाँ पर आपको देखिए इतना डेटा हटा देना, जहाँ पर हमने इमेज को शो किया था हटा दीजिए। एक बार पेज को रिलोड करके हम टेस्टिंग कर लेंगे कि किसी भी तरह का इशू तो नहीं है। यहाँ से मैंने कॉपी किया यूआरएल को और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। नोटिस करिए हमारा जो यूआरएल है वो अलर्ट हो गया। बस इतना ही रहने दीजिए। अब हमें रिडक्स का सेटअप करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। और ये जो एसआरसी फोल्डर होगा इस पे क्लिक करेंगे। एसआरसी फोल्डर के अंदर आपको एक नया फोल्डर बनाना है रिडक्स के नाम से, और इसी के अंदर हम सारा रिडक्स का काम करने वाले हैं। तो पहले तो आप रिडक्स के नाम से फोल्डर बनाइएगा। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप सेटअप करने जा रहे हो तो सबसे पहला काम, अगर आप रिएक्ट जेएस के अंदर हो तो एसआरसी फोल्डर के अंदर रिडक्स का नाम से फोल्डर बनाइए, या किसी और के अंदर हो, यानी कि एंगुलर के अंदर, व्यू के अंदर हो, वहां पर भी आपको रिडक्स के नाम से फोल्डर बना लेना है। क्योंकि रिडक्स का जो कोड होता है वो सेपरेटली किया जाता है, ठीक है। और सभी कंपोनेंट के लिए अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से रिडक्स का कोड किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे जैसे धीरे धीरे काम करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक नया फाइल बनाना है स्टोर डॉट जेएस के नाम से। यही जो स्टोर डॉट जेएस फाइल होगा, यही जो है इंटरनली डेटा को स्टोर करने का काम करेगा। यानी कि स्टोर डॉट जेएस जो फाइल है, यही इंटरनली डेटा को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। तो स्टोर डॉट जेएस के नाम से बना लीजिए, या स्टोरेज डॉट जेएस इसके नाम से भी आप बना सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप स्टोर और स्टोरेज के नाम से ही बनाओ, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। लेकिन मसला ये है कि ये जो फाइल है वो जो है डेटा स्टोर करने का काम करता है, इसलिए हम इसका नाम या तो स्टोर रखते हैं या तो स्टोरेज रखते हैं, ताकि ये मीनिंगफुल रहे, ठीक है। अब आपको करना क्या है सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है? कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर स्टोर, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट रिडक्स जे स्लैश टूल किट इसके अंदर से। तो आप यहाँ पर लिखिएगा इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर। अच्छा, ये चीज नोटिस करिएगा, लाइब्रेरी कहाँ से इंस्टॉल हुआ, सिर्फ हमने कॉन्फ़िगर को जो है इंपोर्ट कर लिया, ये गलत लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो गया है। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, ये लिखना है आपको, ठीक है ना। तो इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, ये यहाँ पर नीचे नीचे की तरफ आपको हिंट दिखेगा। अगर हिंट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से देख के लिखिएगा, हिंट आपको 100% मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा, लास्ट में हमने रिडक्स टूल किट और रिएक्ट हाइफन रिडक्स दोनों को हमने इंस्टॉल किया था, यानी कि रिडक्स जे स्लैश टूल किट और रिएक्ट हाइफन रिडक्स, इन दोनों को हमने इंस्टॉल किया था लास्ट वाले वीडियो में, यानी कि जो चैप्टर 2 होगा, पार्ट 2 होगा, उसके अंदर हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगर स्टोर को आपको इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपका ये मैच नहीं कर रहा है तो यही वाला लोकेशन दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने ये लोकेशन दिया और ये फिर भी नहीं मैच कर रहा है तो आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा। फिर आप ये समझ लीजिएगा कि ये इंस्टॉल नहीं है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है प्रीवियस वीडियो को देखकर, लास्ट में मैंने इंस्टॉल किया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट करने के बाद आपको एक कांस्टेंट बनाना है जरा इस तरीके से स्टोर के नाम से। तो जरूरी नहीं कि आप स्टोर के नाम से बनाएं, किसी भी नाम से कांस्टेंट बनाया जा सकता है। और इसी कॉन्फ़िगर स्टोर को आपको फंक्शन के रूप में कॉल करना है। इसके अंदर आपको जेसन का सिंबल देना है इस तरीके से, और इसके अंदर आपका दो प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक तो रिड्यूसर हो जाएगा, तो रिड्यूसर में हम सारे रिड्यूसर को पास करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके जितना भी रिड्यूसर हम बनाएंगे एप्लीकेशन के अंदर उसको हम यहाँ पर पास करेंगे। और डेव टूल, यहाँ पर डेव टूल्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, इसका वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा। तो जब आप डेव टूल को ट्रू कर देंगे तो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है वो आपको ब्राउजर में दिखेगा। यानी कि अगर हम डेव टूल्स का वैल्यू ट्रू करते हैं तो जो प्रोसेस है, यानी कि एक्शन कौन सा डिस्पैच हुआ, कौन सा डेटा आया, उसको हम ब्राउजर में देख पाएंगे। तो डेव टूल्स को जरूर ट्रू करिएगा ताकि हम इसको ब्राउजर में भी देख पाए, ठीक है। तो ये पहला काम था, यानी कि ये पहला काम था स्टोर फाइल बनाना और उसके अंदर इतना काम करना। अब जैसे जैसे हम रिड्यूसर बनाएंगे उसको यहाँ पर पास करते जाएंगे और वो अप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला काम था कि आपको जो है अगर रिडक्स पे काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले रिडक्स के नाम से फोल्डर बनाइएगा, उसके बाद स्टोर डॉट जेएस के नाम से फाइल बनाइएगा और उसके अंदर इतना ही कोड करना है आपको। अब आगे जैसे जैसे रिड्यूसर का फाइल बनेगा हमारा, वैसे वैसे उसको हम यहाँ पर पास करते जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको कट कर दीजिए। अब हमें करना क्या है, मैं ये चाहता हूं, क्या आप ये चाहते हो
कि ये जो इमेज का यूआरएल है, अगर मैं इसका स्टेट इस होम पेज के अंदर कर रहा हूँ तो ये इमेजेस में भी दिखे, लॉगिन में भी दिखे, साइनअप में भी दिखे, और जितना भी कंपोनेंट है पेज के अंदर सभी के अंदर दिखे। अगर आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप सभी के अंदर किसी कहीं पर भी स्टेट हैंडल किया जा रहा है, ग्लोबल स्टेट, तो सभी के अंदर एक्सेसिबल हो, तो उस केस में आपको इसका सेटअप करना होगा। कैसे करेंगे, नोटिस करिएगा। एसआरसी फोल्डर के अंदर आपको एक index.js के नाम से फाइल मिल जाएगा। index.js दिखेगा एसआरसी फोल्डर के अंदर, index.js के नाम से फाइल है। और ये जो ऐप कंपोनेंट है यहाँ पर, अगर इसको आप कमेंट कर दें या हटा दें, नोटिस करिए मैं इसको हटा देता हूँ, तो पेज में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए पेज में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो ऐप कंपोनेंट है इसी के वजह से सारा चीज दिखता है। जितना भी कंपोनेंट है हमारे पास, जैसे अभी हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक तो होम वाला है जो कि अभी दिख रहा है, दूसरा हमारा इमेजेस वाला है जो कि अब दिखा जब हमने व्यू पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट है हमारे पास, इसीलिए अभी दो ही कंपोनेंट है, तो दोनों दिख रहा है। अब यही यानी कि ऐप के अंदर ही राउटिंग का कोड हमने किया था। नोटिस करिए जो ऐप डॉट जैसे इसी के अंदर हमने राउटिंग का कोड किया है, तो ऐप के अंदर ही सारे कंपोनेंट लगभग रेंडर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐप रेंडर होता है, इसका मतलब ये हो गया कि लगभग ऐप के अंदर सारे कंपोनेंट आते हैं। तो इसी ऐप को हम स्टोर से लॉक कर देंगे, यानी कि अगर हम इस ऐप को स्टोर से घेर दें तो क्या होगा, अब हम सभी कंपोनेंट के अंदर ग्लोबल स्टेट हैंडल किया गया डेटा का एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि जैसे हम यहाँ पर अगर ग्लोबल स्टेट का हैंडल करते हैं किसी भी डेटा का, तो उसको हम इमेज के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आपका सेटअप है। ठीक है, कभी भी हम ऐप को ही लॉक करते हैं तो पहले चीज आपको इंपोर्ट करना होगा कुछ चीजों को सेटअप करने के लिए। तो इंपोर्ट प्रोवाइडर, इसको इंपोर्ट करिएगा। प्रोवाइडर एक कंपोनेंट है जो कि आपका जो है रिडक्स रिएक्ट हाइफन रिडक्स इसके अंदर से इंपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट प्रोवाइडर यहाँ से, ठीक है, रिएक्ट हाइफन रिडक्स इसके अंदर से। और शायद हमने जो है स्टोर वाली जो फाइल बनाई थी, रिडक्स के अंदर आ जाओ, स्टोर डॉट जेस, ये जो स्टोर होगा इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया था, तो आप एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का यूज करिएगा स्टोर के अंदर, और स्टोर को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, इसको आपको एक्सपोर्ट भी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिर से आप इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ जाओ, जो कि एसआरसी के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है। नोटिस करिए एसआरसी वाले इंडेक्स डॉट जेएस में हूँ, होम पेज के अंदर भी, यानी कि कंपोनेंट फोल्डर के अंदर होम है, उसके अंदर भी इंडेक्स डॉट जेएस है, उसके अंदर आपको नहीं जाना है। ये आपका इंडेक्स डॉट जेएस जो होगा एसआरसी के अंदर, उसके अंदर जाना है। हमने प्रोवाइडर को अभी जस्ट इंपोर्ट किया, इसके साथ साथ अब वो जो फाइल है स्टोर वाली उसको भी इंपोर्ट करना है आपको। तो इंपोर्ट स्टोर ऐसे डिफाइन करिएगा, और एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो हमें मिल जाएगा रिडक्स फोल्डर, और उसके अंदर है स्टोर डॉट जेएस के नाम से फाइल। तो यहाँ पर डॉट जेएस एक्सटेंशन कोड नहीं देंगे, ठीक है, बस ऐसे ही लिखिएगा। अब इस ऐप को आपको प्रोवाइडर से लॉक कर देना है। तो जिन लोगों ने हमसे जो है रिएक्ट जेएस पढ़ा होगा उनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, इतना सेटअप जो हुआ। ठीक है, तो इस प्रोवाइडर को आपको ऐप यानी कि जो प्रोवाइडर है इसकी हेल्प से इस ऐप को घेर देना है। ठीक है, अब स्टोर के नाम से इसके अंदर प्रॉपर्टी सेट करना है, और वो जो स्टोर वाला फाइल है उसको इस स्टोर वाले प्रॉपर्टी को दे देना है। ठीक है, इस तरीके से बस आपका सेटअप हो गया। अब कहीं पर भी आप स्टेट हैंडल करेंगे तो वो सभी कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल रहेगा। यानी कि अगर होम के अंदर हम किसी भी डेटा का स्टेट हैंडल कर रहे हैं तो वो अब इमेजेस के अंदर भी हम एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि कहीं पर भी हम एक्सेस कर पाएंगे पूरे पेज के अंदर, या यूं समझ लीजिए कि पूरे एप्लीकेशन के अंदर अगर हम एक्सेस करना चाहें उस डेटा को तो उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले स्टेट हैंडल किया था ना इमेज का, तो वो लोकली स्टेट हैंडल हो रहा था, उसको आप इस इमेज के अंदर नहीं एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब आप कर पाओगे क्योंकि अभी आपने सेटअप कर दिया है रिडक्स का। ठीक है, तो अब हमें कुछ और काम करना होगा, तब जाके हम यानी कि डेटा वगैरह तो डालना होगा ना, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। तो डेटा वगैरह यानी कि जैसे हमें डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो डेटा स्टोर करने के लिए हम एक्शन वगैरह डिस्पैच करते हैं। तो एक्शन वगैरह जब तक हम डिस्पैच नहीं करेंगे हमारा जो डेटा है वो स्टोर नहीं होगा, और अगर डेटा स्टोर नहीं हुआ तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कैसे होगा वो। तो यहाँ पर आ जाइए। अब आपको ये तो आपका सेटअप हुआ, अभी तक इतना काम करना ही करना है। उसके बाद हम फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करते हैं। जैसे अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो इमेज का यूआरएल है इसका ग्लोबल स्टेट हैंडल करना है, ठीक है ना, यानी कि इसका हमें स्टेट हैंडल करना है। मैं चाहता हूँ इसका मैं स्टेट हैंडल करूँ, और इसको मैं यहाँ पर भी यूज करूँ और इस यहाँ पर भी यूज करूँ उसी यूआरएल को। ठीक है, तो इसी का हमें स्टेट हैंडल करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइल बनाते हैं यानी कि स्लाइस क्रिएट करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा। ये जो रिडक्स वाला फोल्डर होगा सबसे पहले इसके अंदर आपको स्लाइसेस के नाम से एक फोल्डर बना लेना है, स्लाइसेस। तो स्लाइसेस का मतलब ये हो गया कि टुकड़ा। ठीक है, तो रिडक्स का छोटा छोटा कोड करेंगे, यानी कि जैसे हमारा अभी इमेज के लिए हम काम करने जा रहे हैं, तो इस स्लाइसेस के अंदर हम इमेज के नाम से स्लाइस बना लेंगे। अगला हम हो सकता है लॉगिन पे काम करें, तो इस स्लाइसेस के अंदर हम लॉगिन के नाम से फाइल बना लेंगे।
अगला हो सकता है कि हम प्रोडक्ट्स पे काम करें, तो इस स्लाइसेस के अंदर हम जो है प्रोडक्ट्स के नाम से फाइल बना लेंगे। ठीक है, तो पहले आपको स्लाइसेस के नाम से फोल्डर बनाना है और इस स्लाइसेस के अंदर अपने फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग फाइल का नाम रखते हैं। जैसे मुझे अभी इमेज को हैंडल करना है, यानी कि जो इमेज है यहाँ पर उसको हैंडल करना है, तो इमेजेस डॉट स्लाइस डॉट जेएस इसके नाम से इसके अंदर फाइल बनाइएगा। इस तरीके से इमेजेस डॉट स्लाइस ऐसे लिखिएगा, इमेजेस डॉट स्लाइस डॉट जेएस, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करिएगा। अच्छा, ये जो डॉट स्लाइस लिखा गया ऐसे लिखेंगे, इमेजेस डॉट स्लाइस डॉट जेएस। तो जो डॉट स्लाइस लिखा गया ना, वो बस सफिक्स ऐड किया गया है। सफिक्स का मतलब ये हो गया कि हमें पहचान देना हो, यानी कि हमने एक पहचान दे दिया कि ये जो इमेजेस डॉट जेएस है ये स्लाइस वाला फाइल है। ठीक है, इसका कोई एक्सटेंशन कोड नहीं है, ये एक्सटेंशन कोड नहीं, याद रखिएगा एक्सटेंशन कोड आपका डॉट जेएस है। तो अगर आप ऐसे भी लिख देंगे इमेजेस डॉट जेएस तब भी फाइल के नाम में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन स्लाइस इसलिए यानी कि सफिक्स ऐड इसलिए करते हैं ताकि इसको हम एक पहचान दे सकें कि ये जो इमेजेस डॉट जेएस वाला फाइल है ये स्लाइस वाला फाइल है, यानी कि बस हमने एक पहचान इसके साथ जोड़ दिया कि ये कोई स्लाइस का फाइल है। तो स्लाइस का अगर फाइल होगा इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर रिडक्स का कोड किया गया है। ठीक है, तो बस पहचान के लिए हमने यहाँ पर स्लाइस लिखा है। आप इस चीज को मत मतलब समझिएगा कि वो कोई एक्सटेंशन कोड है, वो एक्सटेंशन कोड नहीं है, एक्सटेंशन कोड आपका डॉट जेएस है। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको कुछ चीजों को इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिए। जिस तरीके से मैं अभी काम कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, एक दो वीडियो के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला सेटअप, अच्छा एक और बार आप देख लेना वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना होगा तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ऐसा कहना जरूरी नहीं है कि सब लोग को एक बार में समझ में आ जाए। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले भी रिडक्स पे काम किया हो, उनको समझ में आ रहा हो सकता है कुछ लोगों को फर्स्ट फर्स्ट टाइम रिडक्स पे काम कर रहे हो, तो उनको कहाँ से समझ में आएगा। तो इस चीज का सेटअप करना, सारी चीजें बहुत आसान है, एक दो बार काम करेंगे ऑटोमेटिकली आप चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्रिएट स्लाइस इसको आपको इंपोर्ट करना है इस तरीके से। क्रिएट स्लाइस किसके अंदर से इंपोर्ट करेंगे, @redux toolkit इसके अंदर से। तो @redux js toolkit इसके अंदर से आपको इंपोर्ट कर लेना है। अब आपको कांस्टेंट बनाना है, तो कांस्टेंट आप किसके नाम से बनाएंगे, देखिए जो फाइल का नाम होगा उसी के नाम से आप कांस्टेंट बनाइएगा। जैसे कि मैंने कांस्टेंट का नाम रखा इमेजेस स्लाइसेस, इमेजेस स्लाइस। ठीक है, या आप इमेजेस स्लाइसेस इसके नाम से फंक्शन का नाम बना सकते हो। तो इमेजेस स्लाइस इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और कॉल बैक फंक्शन का नहीं डिफिनेशन करेंगे, यहाँ पर आपको इसको कॉल करना है फंक्शन के रूप में, क्रिएट स्लाइस को ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा। लास्ट में टर्मिनेट कर देंगे और उसके अंदर जो है जेसन का सिंबल देंगे, यानी कि करली ब्रैकेट असाइन करेंगे इसको। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी सेट करते हैं नेम के नाम से। अब नेम आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो इमेजेस के नाम से मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया, यानी कि इस नेम का वैल्यू जो है हमने इमेजेस डिफाइन कर दिया। तो जरूरी नहीं कि आप इमेजेस डिफाइन करो, आप ये इमेजेस स्लाइस डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप स्ट्रिंग देना है, आपको कोई भी नाम दीजिए, अपना नाम लिख सकते हो आप, लेकिन मीनिंगफुल दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। हम इमेजेस के लिए काम कर रहे हैं इसलिए हम इसका नाम इमेजेस रखेंगे। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करिएगा। अगला आपको इनिशियल स्टेट को डिफाइन करना है। तो अगर आपने पहले मुझसे जो है रिडक्स पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम एक्शन का फाइल बनाते थे तो उसके अंदर हम मॉडल को बनाते थे, यानी कि डेटा का नक्शा बनाते थे, और स्टेट को और एक्शन को रिसीव करते थे एक फंक्शन के अंदर, और स्टेट का वैल्यू हम मॉडल बनाते थे। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और यहाँ पर कैसा डेटा आने वाला है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाला है, अरे आने वाला है, या जो है कोई स्ट्रिंग आने वाला है, उस चीज को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल एक एरे के अंदर हमारा सारा डेटा जाएगा, इसलिए मैंने एरे को असाइन कर दिया। तो इनिशियल स्टेट यूं समझ लीजिए कि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर यूज स्टेट का यूज नहीं किए थे, तो वहां पर हमने दो कांस्टेंट बनाया था, एसआरसी और सेट एसआरसी के नाम से। और यूज स्टेट का डिफॉल्ट, यानी कि जो यूज स्टेट फंक्शन को हमने जब कॉल किया था तो डिफॉल्ट वैल्यू हमने नल रखा था। तो जहां पर हमने नल रखा था वहां पर हम क्या रख सकते थे, एरे रख सकते थे, ऑब्जेक्ट रख सकते थे, या कोई नॉर्मल स्ट्रिंग रख सकते थे ना, इस तरीके के डेटा हम वहां पर रख सकते थे। तो वही समझिए कि यहाँ पर भी आप वैसे ही डेटा कुछ रख सकते हो, और यहाँ पर जो भी होगा वो इसके पास होगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट यानी कि आपने इनिशियल स्टेट डिक्लेयर किया, तो मुझे एरे के अंदर पुश करना है सारा डेटा, इसलिए मैंने इनिशियल स्टेट का वैल्यू एक एरे बनाया। ठीक है, अब आपको अगला एक कॉमा से सेपरेट करना और रिड्यूसर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। और रिड्यूसर्स के अंदर यानी कि रिड्यूसर्स का वैल्यू एक्जेशन हो जाएगा, और इसके अंदर अलग अलग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐड इमेज, मुझे इमेज को ऐड करना है इसलिए ऐड इमेज के नाम से फंक्शन बनाइएगा। इस तरीके से डिफिनेशन करेंगे। देख लीजिए डिफिनेशन कैसे करना है इस फंक्शन का। तो रिड्यूसर्स के अंदर अलग अलग काम के अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके के फंक्शन बनाते हैं। जैसे अभी मुझे ऐड इमेज को ऐड करना है तो हमने ऐड इमेज के नाम से बना लिया। अगर मुझे रिमूव करना होता तो मैं रिमूव इमेज के नाम से बना लेता।
यहाँ पर आपको स्टेट को रिसीव कर लेना है, कॉमा लगा के एक्शन को रिसीव कर लेना है। हो सकता है ये फर्स्ट टाइम आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे थोड़ा, लेकिन इतना आसान है। आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट के अंदर काम करते जाएंगे बहुत आसान है। देख के तो एटलीस्ट आप करिए ही करिए, उसके बाद एक और बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है। बहुत आसान है ये चीज, समझ जाएंगे आप। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, ये मत समझ के छोड़ देना कि कॉम्प्लिकेटेड है। और ये समझ के अगर आप छोड़ दे रहे हो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो रिडक्ट ये समझ लीजिए कि रिएक्ट जेएस के अंदर आप काम नहीं कर पाएंगे और आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। अगर आप रिएक्ट जेएस के फील्ड में जॉब करना चाहते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपको रिडक्स आना ही चाहिए। तो बस यही नॉर्मल सा सेटअप है। एक बार आप चाहे उसको आप याद कर लीजिए, या आप प्रैक्टिस कर करके उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। कैसे काम करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐड इमेज, जब भी आपको इमेज को ऐड करना है, तो जरूरी नहीं कि ये फंक्शन का नाम कोई प्री डिफाइन नहीं है, ये हमने बनाया। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम दीजिए, लेकिन हमें इमेज को ऐड करना है, इसलिए मीनिंगफुल नाम रखेंगे। स्टेट और एक्शन यहाँ पर रिसीव करना है, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर स्टेट के नाम से कांस्टेंट रिसीव करो, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप एक्शन के नाम से पैरामीटर रिसीव करो। तो जनरली हम इसको पैरामीटर बोलते हैं, ये वेरिएबल भी होता है, तो इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। जब हम फंक्शन ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं तो ये पैरामीटर होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्टेट के नाम से पैरामीटर रिसीव करो, और यहाँ पर भी जरूरी नहीं कि आप एक्शन के नाम से पैरामीटर रिसीव करो। किसी भी नाम से पैरामीटर रिसीव किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जो इनिशियल स्टेट है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि स्टेट का वैल्यू बन जाएगा। अब इसी स्टेट के लिए हम डॉट पुश फंक्शन कॉल करेंगे, पुश फंक्शन इस तरीके से, क्योंकि इस एरे के अंदर मुझे डेटा पुश करना है। तो इस इनिशियल स्टेट यानी कि स्टेट के पास हो गया, अब इसके अंदर आपको पुश करना है। तो क्या पुश करना है, यानी कि अभी फिलहाल मैं यहाँ पर जस्ट फॉर कोड ही लिख देता हूँ ऐसे, यानी कि हमने जस्ट फॉर कोड को पुश किया। तो जरूरी नहीं कि आप जस्ट फॉर कोड पुश करें, फिलहाल मैंने जस्ट फॉर कोड पुश किया है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, जब हम यहाँ से सबमिट करेंगे, ठीक है, तो जस्ट फॉर कोड इनिशियल स्टेट में चला जाएगा और वहां पर आपको दिखेगा। लेकिन फिलहाल आपको इसको, इन दोनों को आपको एक्सपोर्ट करना है। पहले तो आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद इसको आपको एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। और जो हमारा स्टोर वाला फाइल होगा उसके अंदर हम इसका डिक्लेरेशन करेंगे। तो इस चीज को आप यूं समझ लीजिए कि यही आपका रिड्यूसर वाला फाइल है, ठीक है ना। तो ये स्लाइस है, यानी कि हमने स्लाइस का मतलब ये हो गया कि टुकड़ा। अब जैसे हम इमेज के लिए काम कर रहे हैं तो इमेज के लिए हम स्लाइस अलग क्रिएट करेंगे, लॉगिन के लिए काम करेंगे तो लॉगिन के लिए अलग स्लाइस क्रिएट करेंगे, है ना। इससे जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वैसे आपको एक्सपोर्ट करना है। आप जो है एक काम करिए, एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करिए और इमेजेस स्लाइस के अंदर से डॉट एक्शन इसके नाम से जो है, एक्शंस के नाम से है, इसको डिफाइन करिएगा और इसके अंदर से डॉट, ये जो आपका ऐड इमेज वाला फंक्शन है इसको कॉल कर लीजिएगा, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। पहला तरीका ये है एक्सपोर्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर इसको ना कॉल करें, हम यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर दें, ठीक है ना, यानी कि एक कांस्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से और इसको डी स्ट्रक्चर कर लेंगे हम ऐड इमेज को। तो आप ऐसे डी स्ट्रक्चर कर लीजिए और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल दे दीजिए, यानी कि इमेजेस डॉट स्लाइस इसके अंदर से हमने ऐड इमेज को डी स्ट्रक्चर कर दिया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही करिएगा, क्योंकि हम इसके अंदर और भी फंक्शन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कॉमा देके अगला भी एक्सपोर्ट कर देंगे, नहीं तो फिर से आपको यही लाइन लिखना होगा। तो ऐसे करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जरूरी नहीं कि एक ही फंक्शन हो। रिड्यूसर के अंदर जितना काम होता है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है। हमने इसको एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड कर दिया, तो जब आप सिर्फ एक्सपोर्ट लिखते हैं तो उसका मतलब ये एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड हो गया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको करना है, किसको करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, वो जो आपका इमेजेस स्लाइस है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इमेजेस स्लाइस, और उसके अंदर से डॉट रिड्यूसर इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर रिड्यूसर है और यहाँ पर रिड्यूसर्स है, ये देखिए, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर रिड्यूसर ही रहेगा, एस नहीं रहेगा। अगर लग गया होगा एस तो आपको हटा देना है, और यहाँ पर एक्शंस रहेगा, एक्शन नहीं रहेगा, एक्शंस रहेगा। देख लीजिएगा इस चीज को ध्यान से। तो हमने क्या किया, ऐड इमेज, यानी कि इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। जब हम ऐड इमेज को कॉल करेंगे और वहां से कोई भी डेटा देंगे तो वो एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एक्शन है इसमें आ जाएगा, और उसी एक्शन की हेल्प से हम डेटा निकाल के इसमें पुश कर पाएंगे। जब अभी हमने नॉर्मल स्ट्रिंग पुश कर दिया, ये कोई डायनेमिक डेटा नहीं है, ये स्टैटिक डेटा है जो हमने अभी पुश किया है, ठीक है। तो ये आपका पहले अपने रिड्यूसर का काम किया, ये आपका एक एक्शन है, इसको हमें डिस्पैच करना होगा जब भी हम जो है कुछ भी इसके अंदर डेटा स्टोर करना चाहेंगे तब भी, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ऐसे ही काम करना है जैसे मैंने काम किया। अब आपको करना क्या है ये जो आपका इमेजेस स्लाइस है इसको आपको इंपोर्ट करना होगा स्टोर के अंदर, ताकि, यानी कि स्टोर को हम इस फाइल को जब तक देंगे नहीं तो डेटा स्टोर कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर आपको आ जाना है स्टोर डॉट जेएस के अंदर, रिडक्स के अंदर होगा ये। इंपोर्ट करना है आपको इमेजेस स्लाइस को, इस तरीके से इंपोर्ट कर लीजिएगा इमेजेस स्लाइस को।
और यहाँ पर आपको पास कर देना है इमेजेस स्लाइस को। ठीक है ना, तो आप इंटर कर सकते हैं। आप चाहें तो इमेजेस के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करें और उसका वैल्यू इमेजेस स्लाइस बना लें, या आप ऐसे लिखते हैं इमेजेस स्लाइस। ठीक है ना, तो इमेजेस स्लाइस के नाम से प्रॉपर्टी सेट होगा और उसका वैल्यू इमेजेस स्लाइस, यानी कि ये पूरा जो भी आपका यहाँ का कोड होगा वो मतलब जिस तरीके से काम होगा इमेजेस स्लाइस में वो चला जाएगा। जैसे हम डेटा पुश करेंगे तो वो इसी इमेजेस स्लाइस के अंदर जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा वो अभी आपको दिखाता हूं मैं करके, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल रिड्यूसर के अंदर आप इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ऐसे आप इमेजेस कर सकते हो, क्योंकि इसी नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, यानी कि इसी के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा आगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम जो हमारा यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसी के नाम से प्रॉपर्टी बनाते हैं, ज्यादा बेटर होता है। तो अभी अगर आपने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि इमेजेस स्लाइस के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा और इसका वैल्यू जो भी इसमें आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। चलिए जरा आगे काम करेंगे अब हम। तो अभी हमें करना क्या है, एक्शन को डिस्पैच करना है। तो एक्शन डिस्पैच करने का काम कहाँ कब करना है, हमें कब करना है, कहाँ करना है, इस होम पेज के अंदर ये जो सबमिट का बटन है, जब इस पे क्लिक होगा तब हमें एक्शन को डिस्पैच करना है। ठीक है ना, तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए हमें उस वाले होम पेज के अंदर जाना होगा। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से जरा होम, और होम के अंदर से index.js ओपन कर लीजिए। यहीं पर आपका सबमिट वाला बटन है, ऊपर की तरफ जाइए। सबसे पहले आपको एक्शन डिस्पैच करने के लिए आप इस यूज स्टेट को हटा सकते हो क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिएगा इस तरीके से, और यूज डिस्पैच इसके नाम से फंक्शन है। देखिए स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, स्मॉल यू है और रिएक्ट हाइफन रिडक्स के अंदर से ये इंपोर्ट होगा। यूज डिस्पैच, इसको हम, ये एक हुक होता है, इसको हमें इंपोर्ट करना है। इसके अंदर आपको आ जाना है होम के अंदर और कांस्टेंट बनाना है जरा इस तरीके से डिस्पैच के नाम से। तो जरूरी नहीं है कि आप डिस्पैच के नाम से कांस्टेंट बनाओ, किसी भी नाम से आप कांस्टेंट बना सकते हो। बस ये यूज डिस्पैच वाले हुक को फंक्शन के रूप में कॉल करना है और डिस्पैच को असाइन कर देना है। ठीक है, अब जब भी हमें एक्शन डिस्पैच करना होगा तो इसी डिस्पैच के हेल्प से हम एक्शन को डिस्पैच कर पाएंगे। हो सकता है कि मुझसे कई सारे बार कांस्टेंट वगैरह बनाने में, फंक्शन वगैरह बनाने में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता हो, तो आप उसको ठीक करके लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है कई सारे चीज़ों पे कमांड करना होता है, जैसे माउस भी चलाना है, सिस्टम पे भी देखना है, कीबोर्ड भी चलाना है ना, बोलना भी है, माइक भी संभालना है, इस तरीके से कई सारे काम होते हैं। तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता होगा, मैं मानता हूँ, तो उसको आपको ठीक कर लेना है। जैसे कांस्टेंट बनाया मैंने, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हमने कोई फंक्शन बनाया उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, है ना। तो अभी हमें क्या क्या करना है, इस डिस्पैच की हेल्प से एक्शन डिस्पैच करना है। तो कौन सा एक्शन डिस्पैच करेंगे हम, वही ऐड इमेज वाला। तो इंपोर्ट करिएगा ऐड इमेज को इस तरीके से। तो ऐड इमेज, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। याद रहे इसको आपको डी स्ट्रक्चर यानी कि जो है करली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करना है। ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे और आपको दो फोल्डर से बाहर निकलना होगा, तब जाके आपको रिडक्स वाला फोल्डर मिलेगा। और इस रिडक्स के अंदर आपको स्लाइसेस के नाम से फोल्डर, और इसके अंदर है आपका images डॉट स्लाइस डॉट जेएस इसके नाम से फाइल। तो ऐसे ही आपको इंपोर्ट करना है। देख लीजिएगा कहाँ पर फाइल, ये रहा। अब यहाँ पर आपने जो भी आपने एक्सपोर्ट किया होगा, जैसे हमने ऐड इमेज को एक्सपोर्ट किया है, तो इसी को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, अब हम इसी ऐड इमेज को हेल्प से हम एक्शन डिस्पैच कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए डिस्पैच, ये जो डिस्पैच है इसको हम यहाँ पर फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे। तो ऐसे डिस्पैच को फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा और ऐड इमेज को यहाँ पर फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा डिस्पैच के अंदर। पहले तो आपको डिस्पैच को फंक्शन के रूप में कॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड इमेज को फंक्शन के रूप में कॉल करना है। तो ऐड इमेज वो आपका यही वाला कांस्टेंट है, ये वाला फंक्शन है, यही वाला। ठीक है, यही कॉल होगा और जो डेटा देंगे, यानी कि अभी हमने ऐड इमेज को कॉल किया तो मुझे यूआरएल को पास करना है, तो मैंने ऐसे यूआरएल को यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है ना, अब क्या होगा, जैसे ही आपका ऐड इमेज फंक्शन कॉल होगा, ये जो यूआरएल आप यहाँ पर आ रहा था इसको आपने यहाँ पर दिया, अब ये कहाँ जाएगा, ये यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा एक्शन के पास। ठीक है, एक्शन के अंदर पेलोड के नाम से प्रॉपर्टी सेट होगा और उसी पेलोड के अंदर वो आपका यूआरएल चला जाएगा जो आपने यहाँ पर पास किया है। ठीक है, पेशेंस रखना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा हो सकता है अभी आपको टफ लग रहा हो, थोड़ा सा मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि पहली बार अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जब आप 2-3 बार काम कर लेंगे ना, इतना आसान लगेगा कि आप समझ भी, यानी कि कभी सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है रिडक्स को सीखने का। मैंने रिलोड किया। अच्छा, एक और चीज आपको इंस्टॉल कर लेना है, वेब स्टोर में जाइएगा इस तरीके से, यानी कि वेब स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर जो है क्रोम वेब स्टोर, इसमें चले जाइए। आपको सर्च कर लेना है रिडक्स, यानी कि रिडक्स, इस तरीके से सर्च करिएगा, रिडक्स डेव टूल, इसको सर्च करिएगा। ठीक है ना, रिडक्स डेव टूल, ओहो नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से सर्च करिएगा रिडक्स, सिर्फ लिख दीजिए रिडक्स, ऐसे लिख दीजिए रिडक्स। ठीक है ना, तो मैंने रिडक्स लिखा, इंटर प्रेस करेंगे। अगर आप रिडक्स लिखेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इस पर क्लिक करेंगे, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है।
आप में ऐड एक्सटेंशन आएगा, ठीक है ना, यानी कि तो आपको ऐड कर लेना है। जब आप ऐड कर लेंगे एक बार, तो ये जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर आपको आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए रिडक्स स्टेप टूल किट इसके नाम से है, लेकिन जब भी आपको काम करना है, जैसे अभी मुझे ऑब्जर्व करना है कि कौन सा एक्शन डिस्पैच हुआ और उसके अंदर कौन सा डेटा गया और क्या स्टोर हुआ स्टोर वाले फाइल के अंदर, तो आपको इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन में जाना है, यानी कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए नोटिस करिए यहाँ पर रिडक्स होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना ये वाले एरो पे, तो नीचे की तरफ आपको रिडक्स दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। अभी नोटिस करिए, अभी हमने कोई भी एक्शन डिस्पैच नहीं किया, तो फिलहाल आपको करना क्या है, यही यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ या कोई इमेज का यूआरएल, ये वाला इमेज का यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इस तरीके से, और मैं सबमिट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। मैंने सबमिट किया, नोटिस करिए अभी यहाँ पर एक्शन खुला हुआ है, और एक्शन में नोटिस करिए टाइप का वैल्यू क्या होगा, इमेज स्लैश ऐड इमेज, यानी कि ये फंक्शन कॉल हुआ। और पेलोड के अंदर क्या गया, वो जो यूआरएल आपने यहाँ पर डाला था वो चला गया, ठीक है। अभी स्टेट के अंदर आइएगा, स्टेट के अंदर आपको क्या दिखेगा, स्टेट के अंदर आपको दिखेगा कि इमेजेस स्लाइस के नाम से एक प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जेक्ट आया उसके अंदर इमेजेस स्लाइस इसके नाम से प्रॉपर्टी है। तो ये जो इमेजेस स्लाइस है कौन सी प्रॉपर्टी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टोर डॉट जेएस है ना, इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी इसी के नाम से प्रॉपर्टी बना है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर बन गया, और इसके अंदर जस्ट फॉर कोड यानी कि एक अरे है, उसके अंदर जस्ट फॉर कोड स्टोर हो गया। तो जस्ट फॉर कोड आपने कहाँ स्टोर किया था, जस्ट फॉर कोड आपने यहाँ स्टोर किया था, यहाँ पर ये देखिए पुश किया था ना हमने एरे के अंदर, इस वाले एरे के अंदर, तो वही पुश हुआ है। इस तरीके से फिर से सबमिट करेंगे तो एक और बार जस्ट फॉर कोड पुश हो जाएगा। लेकिन मुझे जस्ट फॉर कोड नहीं पुश करना है, ये जो एक्शन में आ रहा है पेलोड का डेटा इसको पुश करना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आ जाइए। अभी एक्शन का आपने दिखाया, हमने दिखाया ना आपको, एक्शन एक्शन के अंदर आ रहा है ना पेलोड, देखिए फिर से यहीं पर जाइए रिडक्स के अंदर, नोटिस करिए एक्शन पे क्लिक करिए। एक्शन के अंदर से अगर हम पेलोड, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से टाइप और पेलोड दोनों रीड किया जा सकता है। तो फिलहाल मुझे टाइप की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट पेलोड को रीड कर लेता हूँ। ये देखिए पेलोड रीड करेंगे अगर आप, तो किसके अंदर से, एक्शन के अंदर से, ऐसे यहाँ पर डिफाइन करेगा एक्शन डॉट सॉरी, हाँ एक्शन डॉट पेलोड। तो पहले तो आपको एक्शन लिखना होगा, ऐसे लिखेगा एक्शन डॉट पेलोड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यूआरएल हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं वो अब कहाँ जाएगा, इस एरे के अंदर पुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप पुश करेंगे एक्शन के अंदर से पेलोड वाली प्रॉपर्टी रीड होगी और इस एरे के अंदर पुश होता चला जाएगा। चलिए जरा पुश करके देख लेते हैं। फिर से मैंने यूआरएल को कॉपी किया, यानी कि ये जो यूआरएल था इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ए कर लिया, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सबमिट करेंगे, नोटिस करिए पेलोड में क्या आ गया, ये देखिए ना इस तरीके से डेटा है। अगर आप स्टेट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इमेजेस स्लाइस के नाम से कोई प्रॉपर्टी है और उसके अंदर उसका वैल्यू एक एरे है। फर्स्ट यूआरएल आ गया, सेकंड यूआरएल अगर आपका कोई दूसरा है या यही है तो आप चाहें तो दूसरा, या तो यही वाला मैं फिर से स्टोर कर देता हूँ, मैंने कॉपी किया, या हम दूसरा भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो इमेजेस, और यहाँ पर जाएंगे इस पे, ठीक है। दूसरा इसलिए स्टोर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अलग अलग तरीके के इमेज आ रहे हैं। मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लिया, ये वाला यूआरएल मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाके मैं पेस्ट करता हूँ। ये कंट्रोल ए करके हटा देंगे, मैंने कंट्रोल वी किया, सबमिट कर दूंगा, ठीक है। दो हो गया, ये देखे है ना, एक्शन के अंदर दो हो गया ना, इस तरीके से। और फिर से इस वायरल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो चिड़िया वाला था, उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसको हटा दूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, सबमिट कर देंगे। ये देखिए तीसरा आ गया। उसके बाद इसको मैं एक बार और कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल ए कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, और यहाँ पर आके मैंने इसको हटा दिया, और मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। पेज को रिलोड नहीं करना है क्योंकि अभी ये जो डेटा स्टोर हुआ है वो स्टैटिकली स्टोर हुआ, यानी कि ये कहीं स्टोर नहीं हुआ है, ये कोड के हेल्प से स्टोर हो रहा है। तो अगर आप पेज को रिलोड कर देंगे ना तो डेटा लॉस हो जाएगा। तो अभी सारा इमेज का यूआरएल है हमारे पास। अब ये इमेज का यूआरएल आप चाहें तो यहीं पर शो कर दीजिए, या आप चाहें तो इमेज के अंदर शो कर दीजिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए कैसे शो होगा। तो जब भी हमें एक्शन डिस्पैच करना था तब हमने क्या इंपोर्ट किया था, यूज डिस्पैच, इसको हमने इंपोर्ट किया था। तो जब हमें डेटा चाहिए होगा, यानी कि जो डेटा स्टोर हो चुका है वो हमें अगर चाहिए होगा, तो हम क्या इंपोर्ट करेंगे, यूज सेलेक्टर। यानी कि अगर हम यूज सेलेक्टर इंपोर्ट कर लें तो हमें वो डेटा मिल जाएगा जो स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करिएगा, जैसे आपने यूज डिस्पैच को इंपोर्ट किया उसके ठीक बगल में आप यूज सेलेक्टर को भी इंपोर्ट कर लीजिए, और इसी यहाँ पर आइए कांस्टेंट बनाएगा इस तरीके से रेस्पॉन्स के नाम से। तो मैंने आरएस नाम दिया, और यूज सेलेक्टर इसको फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे, रेस्पॉन्स को रिसीव कर लेंगे इस तरीके से। तो इसके अंदर जनरली एरो फंक्शन का डिफिनीशन होता है इस तरीके से, ठीक है ना। और ऐसे हम डिफिनीशन करते हैं, इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, और यहाँ से वो रिटर्न करते हैं जो हम यहाँ पर रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स ही रिसीव हो जाएगा, और इसी रेस्पॉन्स को हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप रेस्पॉन्स को रिसीव करो, XYZ कुछ भी रिसीव किया जा सकता है ऐसे।
और यहाँ से भी एक्स वाई जेड को एक्सपोर्ट यानी कि जो है रिटर्न किया जा सकता है। तो पहला तरीका है ये डिफिनेशन करने का। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है वो समझिए। हम डायरेक्ट एक्स वाई जेड को यहीं पर रिसीव कर लें और इस एक्स वाई जेड को ऐसे डिफाइन कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब भी वही हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। तो एक लॉन्ग हैंड तरीका था, एक शॉर्ट हैंड तरीका है, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब सेम ही है, आप चाहे वैसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो मीनिंगफुल बनाइए। रिस्पॉन्स को मैंने रिसीव किया और इसी रिस्पॉन्स को मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स को। तो अभी क्या होगा, जो भी यहाँ से रिटर्न जाएगा वो कहाँ, यहाँ पर चला जाएगा। इसको आप कंसोल करके देखिए कि इसके अंदर क्या स्टोर है। तो कंसोल डॉट लॉग कस्ट करेंगे और रिस्पॉन्स को प्रिंट कर लेंगे। पेज को रिलोड नहीं करना है, कंसोल हो गया होगा, इंस्पेक्ट करके जाके देखिए। अगर आपने पेज को रिलोड कर दिया है तो क्या करिएगा, फिर से कोई इमेज का यूआरएल लीजिएगा और यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा 2-3 इमेज का यूआरएल, ठीक है। इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे, नोटिस करिए ऑब्जेक्ट आ गया। इसके अंदर जाके देखेंगे तो ये देखिए इमेज स्लाइस के नाम से एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एरे है और उस एरे के अंदर अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग इमेज का यूआरएल है। तो इसके नाम यानी कि इसको आपको डी स्ट्रक्चर कर लेना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से हम इमेज स्लाइस इसको डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। तो एक कांस्टेंट बनाया जरा इस तरीके से डी स्ट्रक्चर करते हुए इमेज इमेजेस स्लाइस इसके नाम से, ठीक है ना। तो इमेजेस स्लाइस इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया और रेस्पॉन्स को इसके सामने डिफाइन कर दूंगा। इसका मतलब ये हो गया इमेजेस स्लाइस डी स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके लिए हम लूप वगैरह चला पाएंगे। तो अगर आपको इसी पेज में शो करना है, यानी कि अगर आप चाहे तो इसी पेज में शो करें जैसे हमने पहले भी शो किया था, तो इसके ठीक नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आपको ऐसे इमेजेस स्लाइस के लिए डॉट मैप फंक्शन अप्लाई करना है। कंट्रोल जेड मैप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। आइटम को रिसीव कर लेंगे, कॉमा लगा के इंडेक्स को रिसीव कर लेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे। और ये जो एरो फंक्शन हमने बनाया इसके सामने आपको पैरेंथेसिस को असाइन करना है। कर्ली ब्रैकेट मत दीजिएगा, पैरेंथेसिस दीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी इसके अंदर होगा वो सब रिटर्न हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट दिया तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको आईएमजी को स्टार्ट कर लेना है। हम इंटर कर लेते हैं इस तरीके से, यानी कि मैनेज कर लेते हैं चीजों को। आईएमजी मैंने स्टार्ट किया, एसआरसी में हो जाएगा आपका आइटम, इसे डिफाइन कर दीजिएगा। यानी कि आइटम में एक एक करके सारा यूआरएल आएगा ना। इसी तरीके से आपको विड्थ को सेट करना है। विड्थ मैंने डिफाइन कर दिया 400 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद आपको ऑल्ट में डिफाइन करना है, तो ऑल्ट में भी मैं आइटम को ही डिफाइन कर देता हूँ ठीक से, परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज आपको डिफाइन करना है, की का वैल्यू इंडेक्स डिफाइन कर देना है। की का वैल्यू यूनिक होना चाहिए, इसलिए आपको की का वैल्यू इंडेक्स डिफाइन कर देना है, ठीक है। अगर अभी हम देखें यहाँ पर तो देखिए नोटिस करिए इमेज सारा आ गया जो भी हमने स्टोर कर रखा था, ठीक है ना। अभी हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इमेज नहीं दिखेगा। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर इमेज को रीड किया वैसे हम व्यू के अंदर भी रीड करेंगे तो वो इमेज हमें वहां पर भी दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नोटिस करिए मैं क्या करता हूँ ये जो पूरा कर्ली ब्रैकेट इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए, एक डिप स्टार्ट कर लीजिए और इस डिप के अंदर इसको डिफाइन करिएगा, ठीक है ना। यानी कि डिप के अंदर पूरा कर्ली ब्रैकेट रख देंगे और इस डिप के अंदर क्लास नेम दर्ज करना आपको इस तरीके से। और इसके अंदर आपको सबसे पहले ग्रिड देना है, उसके बाद आपको ग्रिड ऐसे डिफाइन करना है, ग्रिड हाइफन कॉल्स। अगर आपने रो और कॉलम पे काम किया होगा तो ये समझ लीजिए जो ग्रिड है ये रो और कॉलम के बेसिस पे ही कुछ काम करता है, ठीक है। ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 3 यानी कि एक रो में कितना आपको कॉलम बनाना है वो आपको डिफाइन करना है। पहले तो ग्रिड देना है, इसके हेल्प से हम ये बताते हैं कि कितना कॉलम चाहिए हमें एक रो में। उसके बाद हम इसके अंदर पी हाइफन 4 दे देंगे यानी कि पैडिंग 4, और गैप भी दे देंगे। अगर आपने गैप नहीं दिया या पैडिंग नहीं दिया तो क्या होगा, नोटिस करिए अभी आपको यहाँ पर इमेज दिखेगा। तो पैडिंग देंगे तो थोड़ा सा ये फ्री हो जाएगा। हम चाहें तो पैडिंग ना दें, सिर्फ गैप दे दें तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो नोटिस करिए एक रो में 3 इमेज आया। अगर आप यहाँ पर गैप देना चाहें तो गैप डिफाइन करिएगा इस तरीके से। गैप का वैल्यू मैंने 4 कर दिया या 6 कर दिया गैप का वैल्यू। तो अभी सभी इमेज के बीच में बराबर 6 पिक्सल का यानी कि 6 के अकॉर्डिंग गैप आ जाएगा। तो ये जो 6 है ये टेलविन का क्लास है, गैप हाइफन 6 ये भी टेलविन का क्लास है, ये भी टेलविन का क्लास है, ठीक है ना। तो पहले ग्रिड देना है, ग्रिड हाइफन कॉल्स। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 2 देते हो तो एक रो में सिर्फ 2 ही पिक्चर दिखेगा, नोटिस करिए। अगर आप 4 देते हो तो एक रो में 4 पिक्चर दिखेगा, ये देखिए इस तरीके से। अगर आप जो है यहाँ पर 3 देते हो तो एक रो में 3 पिक्चर यानी कि 3 कॉलम बनेगा, ये देखिए इस तरीके से, परफेक्ट। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस व्यू के अंदर भी इसी सेम इमेज को यूज करने वाले हैं, यानी कि इसी सेम इमेज को मुझे इमेजेस वाले कंपोनेंट के अंदर भी दिखाना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इमेजेस वाले कंपोनेंट के अंदर जाना होगा, डेटा रीड करना होगा। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से जरा इमेजेस और इंडेक्स डॉट जेएसएफ इसको ओपन करिएगा। सबसे पहले आपको इंपोर्ट कीवर्ड का करना है और यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट करना है। जैसे हमने वहां पर यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट किया था ना डेटा रीड करने के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आ जाना है, कांस्टेंट बनाना है जरा इस तरीके से रिस्पॉन्स के नाम से। वहां पर भी हमने बनाया था। अब देखो कोड रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अब आपका रिपीट हो रहा है कोड। अब जैसे हमें अगला कोई कांस्टेंट लॉगिन के लिए बनाना है ना, तो यही प्रोसेस फिर से हमें रिपीट करना होगा।
ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यूज सेलेक्टर को फंक्शन के रूप में कॉल करना है, रिस्पॉन्स रिसीव करना है, रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो ऐसे ही होता है, यानी कि एक बार जब हम काम कर लेते हैं तो वही काम हमें बार बार करना होता है, फिर वो चीज हमारा कमांड बन जाता है उस चीज पे। कांस्टेंट डिस्ट्रक्चर करना है इस तरीके से, क्या डिस्ट्रक्चर करना है, इमेजेस स्लाइस को ऐसे डिस्ट्रक्चर कर लीजिए, किसके अंदर से, रिस्पॉन्स के अंदर से। ठीक है ना, तो जब भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर आपको डेटा रीड करना होगा, चाहे वो इमेजेस का हो, चाहे वो लॉगिन का हो, चाहे वो साइन अप का हो, चाहे वो किसी भी कंपोनेंट का हो, ठीक है, तो बस आपको यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट करना है और उस कंपोनेंट के अंदर आप वो डेटा रीड कर पाएंगे। तो जिस कंपोनेंट के, जैसे हमने इमेजेस स्लाइस, तो इसके नाम से प्रॉपर्टी बना, वो भी रिस्पॉन्स के अंदर गया। अब अगला, अगर सपोज को लॉगिन है, लॉगिन स्लाइस है, तो इसी रिस्पॉन्स के अंदर लॉगिन स्लाइस के नाम से प्रॉपर्टी होगा, उसको डिस्ट्रक्चर कर लेना आपको ऐसे, लॉगिन स्लाइस। ठीक है ना, तो ये जब हम स्टोर करेंगे, जब स्टोर वाले फाइल के अंदर, जैसे हमने इसको स्टोर किया है, तब यहाँ पर गया है ना यूज सेलेक्टर के हम रीड कर पा रहे हैं। जब आप स्टोर कर देंगे लॉगिन स्लाइस को, तो वो भी आप यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर पाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, ये हो गया। इसको हटाइए जरा, ये तो हमने डेटा रीड किया है, अब हमें यहाँ पर लूप चलाना है। तो लूप चलाने के लिए आप इसको हटाइएगा, सबसे पहले कुछ डिजाइन करिए जरा। तो मैंने एक डिव ले लिया, इसके अंदर आपको क्लास नेम दर्ज करना है, और मैं बस इसमें P16 दे, यानी कि पैडिंग 16, ये भी टेलीमेंट का क्लास है। टेलीमेंट की वेबसाइट पे जाइएगा और सारे क्लासेस को देखिएगा कि पैडिंग वगैरह हम कितना किसमें कितना दे सकते हैं। क्लास नेम दर्ज करेंगे, इसके अंदर एक डिव हमने और बनाया, और ग्रिड डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं ग्रिड मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैं ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 4 ये डिफाइन करने वाला हूँ, यानी कि एक रो में मुझे 4 कॉलम चाहिए, गेप हाइफन 4 देने वाला हूँ। तो मैंने गेप हाइफन 4 यहाँ पर डिफाइन कर दिया, सही, ठीक है ना। एक रो में 4 कॉलम चाहिए इसलिए, और यहाँ पर मैं H1 कर करता हूँ, फिलहाल मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, जस्ट फॉर कोड। और इसी लाइन को मैं यानी कि मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और देख लेता हूँ कि कितना बार बना है, यानी कि एक रो में कितना कॉलम बन रहा है। यहाँ पर जाके देखेंगे इमेजेस के अंदर, नोटिस करिए एक रो में 4 कॉलम बना। अगर एक यहाँ पर कॉलम्स का वैल्यू 6 कर देते हो, तो एक रो में 6 कॉलम बनेगा। ये देखिए ना, एक रो में 6 कॉलम बना। तो बस इसको हटाइएगा H1 को। अब हमें लूप चलाना है, तो लूप चलाने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करिए, ये होम पेज के अंदर जो इंडेक्स डॉट जैसे, उसके अंदर आ जाओ, और यहाँ पर ऑलरेडी आपका लूप चल ही रहा है, तो जनरली आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको लिखना है। वो तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको लिखना है। तो चलिए लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इमेज स्लाइसेस लिखना नहीं है, सॉरी, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप जो है सीख नहीं सकते हो। सीखना है तो आपको एक एक कोड टाइप करना चाहिए, मेरी बात मानिएगा आप लोग, है ना। मैप आइटम, सॉरी, आइटम को सबसे पहले रिसीव करेंगे इस तरीके से, उसके बाद हम कॉमा लाके इंडेक्स को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको एरो फंक्शन का डिफिनीशन करना है, कॉलबैक के, यानी कि एरो फंक्शन के सामने आपको पैरेंथेसिस असाइन करना है, ताकि हमें रिटर्न कीवर्ड ना यूज करना पड़े। IMG टेक को स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा इस चीज को अरेंज कर लेता हूँ, ताकि मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकूँ। मैंने पहले की को यूज करना है, तो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू इंडेक्स डिफाइन करिएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको SRC में आपको क्या डिफाइन कर देना है, आइटम को, इस तरीके से आइटम डिफाइन करिएगा। ठीक है, ऑल्ट के अंदर भी आपको आइटम को डिफाइन कर देना है, ताकि सभी के लिए, अगर कोई फोटो ना आए तो उसके लिए जो भी आल्ट यानी कि इस आइटम में है वो चला जाए। विथ को भी आपको डिफाइन करना है, तो विथ का वैल्यू हम 400 ही डिफाइन करेंगे, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। अभी यहाँ पर जाके देखेंगे तो हमें इमेज दिखना चाहिए, ये देखिए अभी इतना ही इमेज आपने स्टोर किया था, इसलिए इतना ही दिख रहा है। पेज को रिलोड नहीं करना है आपको, अगर आपने पेज को रिलोड कर दिया तो जो भी इमेज स्टोर किया गया है वो हट जाएगा। तो पेज रिलोड नहीं करिएगा, जब भी आपको व्यू पे जाना होगा तो इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है ना। सबमिट किया मैंने एक और इमेज यहाँ पर, उसके बाद मैंने व्यू पे क्लिक किया तो नोटिस करिए एक और इमेज आ गया। बट मैंने, मेरा जो है ग्रिड और वो काम नहीं कर रहा है, तो शायद यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो। ग्रिड हाइफन GRID ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 6 हमने दे दिया है, यहाँ पर 4 दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 दीजिएगा, तो एक रो में 4 ही इमेज आएगा, परफेक्ट, इस तरीके से नोटिस करिए, परफेक्ट। ठीक है, पेज रिलोड कर देंगे तो क्या होगा, पेज रिलोड करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, और यहाँ पर भी आपको नहीं दिखेगा। आप कैसे दिखेगा, आप इसको कॉपी करिएगा और यहाँ पर लाके पेस्ट करिएगा। तो अभी देखिए रिडक्स की हेल्प से आपने कितना बड़ा काम कर लिया। इस तरीके से आप सबमिट करिए, नोटिस करिए, इस पे क्लिक करेंगे, अब यही सारा डेटा यहाँ पर भी दिख रहा है। जरूरी नहीं कि आप इमेजेस के अंदर देखो, पेज के अंदर कोई भी कंपोनेंट है, यानी कि आपके एप्लीकेशन के अंदर किसी भी तरह का कंपोनेंट है, तो उसके अंदर आप इस इमेज को यूज कर पाओगे। तो बहुत सारा एप्लीकेशन के अंदर ऐसा डेटा होता है कि उसका हमें ग्लोबल स्टेट ही हैंडल करना पड़ता है। चलिए एक और हम एक्शन डिस्पैच करते हैं, यानी कि जब जिस इमेज पे क्लिक होगा उस इमेज को मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको एक्शन बनाना होगा। एक्शन कहाँ बनाएंगे हम, जहां पर आपने ऐड के लिए एक्शन बनाया था वहीं पर आपको, यानी कि ऐड इमेज वाला बनाया था वहीं पर आपको काम करना होगा। तो इमेज स्लाइस, इसके अंदर से देखिए ऐड इमेज के नाम से हमने फंक्शन बनाया था, अगला फंक्शन आपको बनाना है। तो फिर से हम यहाँ पर रिमूव इमेज के नाम से, जैसा काम वैसा फंक्शन का नाम,
ठीक है ना। तो रिमूव इमेज के नाम से फंक्शन बनाइएगा, स्टेट यहाँ पर भी रिसीव हो जाएगा, कॉमा लाके एक्शन को भी रिसीव कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे डिफाइन करना, अच्छा यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है ना। स्टेट एक्शन रिसीव हुआ, अब आपको करना क्या है, स्टेट के अंदर से डॉट स्प्लाइस के नाम से फंक्शन कॉल करना है, और एक्शन के अंदर से यानी कि जो एक्शन है उसके अंदर से डॉट पेलोड को रीड करेंगे। तो पेलोड में यानी कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे अभी हमने ऐड इमेज को कॉल किया था थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर हम यूआरएल भेज रहे थे, यानी कि यहाँ का यूआरएल भेज रहे थे, स्पेस से ना यूआरएल भेज रहे थे ना। इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, अब हम जब रिमूव इमेज को कॉल करेंगे तो वहां से हम वो भेजेंगे इंडेक्सिंग नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस से इंडेक्सिंग नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, हो सकता है 0 आ जाए, है ना। तो इंडेक्सिंग नंबर आएगा, इसलिए हमने एक्शन के अंदर से डॉट पेलोड इसको रीड कर लिया, इस तरीके से आप डिफाइन कर दीजिएगा। और कॉमा लगा के ये डिफाइन करेगा कि इसके बाद कितना इमेज डिलीट होने वाला है, तो मैं 1 डिफाइन करूंगा। तो ये चीज अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर काम किया होगा, तो मैंने कई बार इस पे काम किया, या करंट ऑपरेशन वगैरह पे अगर आपने काम किया होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। स्प्लाइस एक एरे का फंक्शन होता है। फर्स्ट इंडेक्स हम वो वैल्यू देते हैं कि एरे के अंदर से हमें कौन सा डेटा डिलीट करना है। सेकंड वैल्यू ये देते हैं कि कितना डेटा डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर 2 आया, अब 2 के बाद सिर्फ 2 ही को अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर 1 देंगे, अगर आपको 2 के बाद 5 डेटा और डिलीट करना है तो यहाँ पर 5 देंगे, ठीक है ना। तो 2 तो डिलीट होगा ही होगा, उसके बाद जो है 5-6 डेटा और डिलीट हो, यानी कि जो भी नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जो मैंने इंडेक्सिंग नंबर दिया वही डिलीट हो एरे के अंदर से, तो यहाँ पर 1 देना है आपको, ठीक, बस इतना ही करना है आपको। और ये जो रिमूव इमेज वाला फंक्शन है इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, इसीलिए तो मैंने ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्सपोर्ट करवाया था, ताकि इसके अंदर और भी फंक्शन बने तो वहां से एक्सपोर्ट कर दें हम, फिर से हमें ये एक्सपोर्ट कीवर्ड ना लिखना पड़े, परफेक्ट। अब आपको कहाँ जाना है, इंडेक्स डॉट, पहले तो होम पेज के अंदर आ जाओ, होम के अंदर इंडेक्स डॉट जेएसएक्स है, इसको ओपन करिएगा और इस इमेज पे ऑन क्लिक यूज का यानी कि यूज करना है इस तरीके से। एरो फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए, आपको फिलहाल अलर्ट करके देखना है कि इंडेक्स में क्या आ रहा है। इंडेक्स में क्या आएगा वो देखिए, इंडेक्स में इंडेक्सिंग नंबर आ रहा होगा, इसी इंडेक्सिंग नंबर को आपको भेजना है, ठीक है। तो मैंने रिलोड कर लीजिए, और यहाँ पर जो है रिलोड नहीं करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिलोड ही हो जाता है। मैंने पेस्ट किया, सबमिट करेंगे, इस तरीके से मैंने सबमिट किया, कई सारा इमेज मैंने सबमिट किया, नोटिस करिए मैंने इस पर क्लिक किया 0 आया, इस पर क्लिक करेंगे 3 आएगा, और इस पर क्लिक करेंगे 2 आएगा, यानी कि इंडेक्सिंग नंबर अब हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलर्ट आपने कॉल किया था, यहाँ पर डिस्पैच को कॉल करिएगा, और ऊपर की तरफ जाइए, जैसे आपने ऐड इमेज को इंपोर्ट किया था ना, वैसे आप रिमूव इमेज को भी इंपोर्ट कर लीजिए इस तरीके से। किसके अंदर से, स्लाइस के अंदर से इंपोर्ट कर लिया ना हमने। अब जब हमें ऐड करना था तो हमने डिस्पैच के अंदर क्या पास किया था, ऐड और यूआरएल दे दिया था। अभी यहाँ पर यानी कि जब इमेज पे क्लिक होगा तो हमें क्या करना है, डिस्पैच के अंदर रिमूव इमेज को कॉल करना है फंक्शन के रूप में, और यहाँ से इंडेक्स भेज देना है। तो जैसे आप इंडेक्स भेजेंगे वहां पर इंडेक्स पहुंचेगा और वो स्प्लाइस कर देगा, यानी कि एरे के अंदर से डिलीट कर देगा, और जैसे ही डिलीट हुआ पेज से वो डिलीट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस पे क्लिक करिए, देखिए डिलीट हो गया, इस पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। सबमिट कर लेता हूँ कुछ और इमेज में इस तरीके से, ठीक है, मैंने सबमिट कर लिया। व्यू पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए यहाँ से भी मैं चाहता हूँ डिलीट हो, अभी यहाँ से डिलीट नहीं होगा, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से भी अगर आप चाहते हो डिलीट हो तो यही लाइन कॉपी कर लीजिएगा इस तरीके से। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं खुद कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं भी करूंगा तो आप भी करेंगे, इसलिए मैं भी खुद नहीं कर रहा हूँ, आपको भी नहीं करना है। ये इमेजेस वाले कंपोनेंट के अंदर आइएगा, सबसे पहले आपको डिस्पैच के लिए यूज डिस्पैच को इंपोर्ट करना होगा, यानी कि एक्शन डिस्पैच करने के लिए। तो जैसे आपने यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट किया था वैसे आपको यूज डिस्पैच को इंपोर्ट कर लेना है। अभी तक हमने इसके अंदर इमेजेस के अंदर किसी भी तरह का एक्शन डिस्पैच नहीं किया था, इसलिए हमने यूज डिस्पैच को इंपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं ना इस तरीके से डिस्पैच के नाम से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने होम के अंदर बनाया था, और यूज डिस्पैच को हम फंक्शन के रूप में कॉल करते हैं, बस। अब जहां पर भी आपको एक्शन डिस्पैच करना है वहां जाइए, इस इमेज पे क्लिक होने पे एक्शन डिस्पैच होना चाहिए, तो ऑन क्लिक डिफाइन करिएगा, और यहाँ पर आपको डिस्पैच के हेल्प से डिस्पैच को फंक्शन के रूप में कॉल करना है, और एक काम करना होगा आपको, रिमूव इमेज को भी आपको इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कीजिए इस तरीके से रिमूव इमेज को, तो रिमूव इमेज ऐसे इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब इसको आपको फंक्शन के रूप में कॉल करना है डिस्पैच के अंदर, तो डिस्पैच वाला जो पैरेंथेसिस उसके अंदर जाइएगा, फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम इंडेक्स को डिफाइन कर देंगे, कौन सा इंडेक्स, ये वाला जो आपका रिसीव हो रहा है यहाँ पर, इसी को डिफाइन कर दीजिएगा। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे इमेज भी डिलीट होगा, मैंने रिलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इमेज को ऐड कर लीजिए जरा, तो मैंने कंट्रोल सी किया, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए इमेज ऐड हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी डिलीट होगा, मैंने क्लिक किया डिलीट हो गया, इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे, ओहो यहाँ पर इमेज दिख नहीं रहा है, कोई हो सकता है हमसे गलती हो गया हो, ठीक है। नोटिस करिए यहाँ पर व्यू के अंदर जो है इमेज दिख नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आ जाइएगा, देखिए डिस्पैच हमने डायरेक्ट कॉल कर दिया, यहाँ पर आपको एरो फंक्शन का डिफिनेशन करना है, एरो फंक्शन के सामने इस डिस्पैच को कॉल करना है। अभी क्या हो रहा है, डिस्पैच फौरन कॉल हो जा रहा है और सारा डेटा डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, एक एक करके इंडेक्स जाएगा डिलीट हो जाएगा।
इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक के अंदर एरो फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिस्पैच को, फिर इसके अंदर रिमूव को। ठीक है, ये करना था। फिर से आपको इमेज को ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यानी कि जो यूआरएल है उसको कॉपी कर लूंगा इस तरीके से। मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, सबमिट करूंगा, फिर से सबमिट 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 सबमिट। यहाँ से डिलीट करके देखेंगे, डिलीट हो रहा है, फिर से सबमिट कर लीजिए कुछ और डेटा। व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आ गया, डिलीट करेंगे, ये देखिए है ना। तो अब यहाँ से डिलीट हो रहा है। अभी ये रिलोड करेंगे तो ये चला जाएगा, यानी कि सारा डेटा चला गया, क्योंकि अभी तक जो स्टोर किया जा रहा है वो कोडिंग के हेल्प से स्टोर किया जा रहा है। अब हम जब एक और लाइब्रेरी है परसिस्ट के नाम से, अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो हम इस इमेज को रोक पाएंगे। यानी कि जैसे यहाँ पर देखें, मैं कितना भी रिलोड करूँ, यानी कि जैसे इमेजेज है ना, ये मैं कितना भी रिलोड करूँ यहाँ पर, तो यहाँ का कोई भी इमेज गायब नहीं होगा। ये देखिए ना, इस तरीके से मैं रिलोड कर रहा हूँ ना बार बार, कोई इमेज गायब नहीं होगा, चाहे वो होम का इमेज हो, चाहे वो कहीं का भी इमेज हो, इमेजेस का हो तब भी नहीं। तो ये सारी चीजें हम बनाएंगे, ऊपर का जो टैब है, फूटर है, सब कुछ बनाएंगे। पेशेंस रखना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम परसिस्ट का भी यूज करना सीखेंगे। कई बार कई सारा डेटा, जैसे ऐसे ही डेटा हमें स्टोर भी करना होता है परमानेंटली, तो वो कैसे स्टोर करेंगे वो परसिस्ट की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको एंजॉय करना है, पेशेंस रखना है और धीरे धीरे सीखना है चीज़ों को। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, यानी कि अगर आपको पढ़ना है रिडक्स, तो इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा इधर उधर, क्योंकि कोई टाइम नहीं देना चाहता आपको, बस इधर उधर बातें पढ़ के व्यू बटोरना चाहते हैं सब लोग। ठीक है, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना डिटेल में। ये चीज़ समझ लीजिएगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से ज्वाइन करिए और मैसेज करिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर गॉड। सी यू सून। जय हिंद, जय